हाँ हाँ करते करते भी क्या अंत में चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी और मोदी सरकार के इस फैसले से कन्नी काटनी पड़ेगी? क्या होगा जब अकेले अकेले उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी 138 लोकसभा की सीटें? क्या होगा जब अकेले बिहार में 40 से बढ़कर हो जाएंगी 72 सीटें, मतलब ऑलमोस्ट जितनी आज उत्तर प्रदेश में है? दोस्तों, अब ये सवाल मात्र सवाल नहीं रह गए, ये एक ऐसा डर बन गया है जो दक्षिण भारत के राज्यों में वहां की मुख्यमंत्रियों में न केवल है, बल्कि वो डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बकायदा एम.के. स्टालिन ने तो वीडियो शेयर किया है जिसमें वो 2 बार प्रधानमंत्री को मुट्ठी भींच के वार्निंग दे रहे हैं कि मैं आपको चेता रहा हूं कि आप तमिलनाडु के साथ ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो चुनाव तो बाद में होगा, हम पहले सड़क पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर मैं सड़क पर उतरूंगा और 1950 और 60 का दशक तमिलनाडु का देश को याद दिला दिया जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जिस महिला आरक्षण बिल के संशोधन के नाम पर 16, 17 और 18 को विशेष जो बजट सत्र का एक्सटेंड किया गया था, दरअसल उसको आप कह सकते हैं उसको आधार बनाकर अब ऐसा लग रहा है कि सरकार, विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार दरअसल लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है। सरकार क्या ऐसा कर पाएगी? क्या सरकार के पास 2/3 बहुमत है जिसके आधार पर बिना विपक्ष के सपोर्ट के वो इजीली इस बिल को पास करवा ले? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि 16, 17, 18 को महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए सरकार 2011 की जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन को लेकर 3 अलग अलग बिल लेकर आ रही है। दोस्तों, इस बिल के जरिए मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर सीधा कर दिया जाएगा 850, जिसमें अकेले 815 जो हैं वो अलग अलग राज्यों से है। दोस्तों, इसके अलावा यूटीज यहां पर 35 सीटें कर दी जाएंगी बढ़ाकर। तो पॉइंट ये कि किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी? भाई, 2011 के जनगणना के हिसाब से आकलन क्या कहता है लोगों का, किसकी सीटें बढ़ेंगी और सीटें बढ़ी तो किसका फायदा किसका नुकसान? योगेंद्र यादव ने दोस्तों इसको लेकर एक आंकड़ा शेयर किया है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि भाई 2027 या 26 में जब भी जनगणना होगी तब तो बहुत देरी हो जाएगी, हम तुरंत अर्जेंसी में महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, अब बहुत देर हो गई। हालांकि दिलचस्प है कि 2023 में जब ये लागू किया जाना था तभी विपक्ष ने कहा था कि अभी लागू कर दीजिए, 24 से लोकसभा भर जाएगी महिला सांसदों से, लेकिन सरकार ने नहीं किया। लेकिन अचानक से सरकार को लगा नहीं, हमको अभी बिल पेश करना है, तब जबकि तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव हो रहे हैं। अब योगेंद्र यादव ने इसको लेकर टैली रखी है। दोस्तों, योगेंद्र यादव की टैली है, ठीक है, उनकी स्टडी के हिसाब से, जो कि सरकार कह रही कि साल 2011 की जनगणना के हिसाब से लागू होगा। 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड के नाम पे नहीं हुई। आप सोचिए 2021 से लेकर अभी तक 26 में हम आ गए, जनगणना का आता पता नहीं है, कितने चुनाव हो लिए, कोविड निपटे कितने साल हो गए, लेकिन सरकार ने जनगणना नहीं कराई। अब सरकार कह रही 2011 की जनगणना के हिसाब से करेंगे। तो योगेंद्र यादव ने एक टैली दी है जिसके हिसाब से अकेले उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से जो 80 सीटें हैं वो बढ़कर हो जाएंगी 138, यानी कि कितनी बड़ी सीटें? 58। कितनी प्लस हुई? 13। ये जो प्लस 13 है ये गेन है, मतलब एड ऑन हुआ ना ये। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जहां जितनी जनसंख्या वहां उतनी सीटें। तो ये तो फायदा उत्तर प्रदेश को मिल गया। मतलब उसके अलावा बिहार में 40 सीटें हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से योगेंद्र यादव का दावा है कि 72 सीटें हो जाएंगी 72, मतलब बढ़ेंगी 32 सीटें, यहां भी +9। राजस्थान में 25 सीटें हैं जो कि बढ़कर 2011 की जनगणना के हिसाब से योगेंद्र यादव दावा करते हैं कि 47 हो जाती हैं, और प्लस जो यहां पर एड ऑन किया गया है वो 22 सीटें एड ऑन की गई हैं और ये भी बोनस में है। इसके अलावा यही हाल मध्य प्रदेश में है, 29 की हो गई 50, दिल्ली की 7 सीटें 16, डबल से भी ज्यादा, ठीक है। महाराष्ट्र की 48 से 78, आप सोचिए ग्रोथ कितनी जबरदस्त। झारखंड, हरियाणा, गुजरात, असम, ये सब दोस्तों बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। आप जानते हैं गुजरात, ठीक है, यहां आप देखिए पूरा जो टैली है वो प्लस प्लस प्लस, चाहे +1 हो चाहे +13 हो, लेकिन प्लस 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 दिखा रहा है। कट टू ऊपर की टैली में आ जाइए, दक्षिण भारत के राज्यों का क्या हाल है। तमिलनाडु, सीट यहां भी बढ़ रही हैं, 39 सीटें हैं, ठीक है।
बढ़कर हो जाएंगी 50। लेकिन दोस्तों जो एड ऑन हुई वो मात्र 11 है। ये माइनस दिखा रहा है यहाँ पर, -11, मतलब 11 सीटों का नुकसान है। 11 सीटें कम बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वो राज्य हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या पर काम किया। ठीक है दोस्तों, ये शुरुआत से, आजादी के बाद से लगातार हो रहा है। दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा जीएसटी पे करते हैं, दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा विकसित हैं, वहां ज्यादा फैक्ट्रीज लगी हैं। जितनी बड़ी एमएनसी है सबसे पहले बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद यहीं तो लगी। ये गुड़गांव में या फिर नोएडा में तो सब बहुत अभी आया है, कुछ साल पहले का ही पूरा एक ग्रोथ है। तो तमिलनाडु में समाज पहले ज्यादा शिक्षित हुआ, साक्षर हुआ, तो सीटें तो यहां भी बढ़ रही हैं। लेकिन योगेंद्र यादव का दावा है कि अगर 2011 की जनगणना लागू हुई तो 50 सीटें हो जाएंगी 39 से, एडेड 11 होंगी, मतलब 11 बढ़ेंगी। लेकिन अनुपात जो है वो -11 का रहेगा, मतलब 11 सीटों का नुकसान। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम है। यही हाल केरला का है, यही हाल आंध्र प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश का साथ भी यही है। आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें। ठीक है, योगेंद्र यादव का दावा है कि ये 34 हो जाएंगी, मतलब एड ऑन हुई 9। यहां भी आंध्र प्रदेश नुकसान में है, 5 सीटों का नुकसान उसको है, योगेंद्र यादव का दावा है। इसके अलावा तेलंगाना का भी यही हाल है, 17 से 24 हो जाएंगी, यहां भी 3 सीटों का नुकसान है। पश्चिम बंगाल में 42 से सीधे 63। लेकिन योगेंद्र यादव का दावा है कि पश्चिम बंगाल में भी करीब करीब 3 सीटें और बढ़ सकती थी बाकी राज्यों के बनस्पत, लेकिन नहीं बढ़ेंगी। कर्नाटक में 28 से 42, यही हाल है पंजाब में। अच्छा दिलचस्प है दोस्तों, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक ऊपर की जो येलो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इन सारे राज्यों में बीजेपी या तो बड़ी मुश्किल से जीतती है या उसको टफ फाइट मिलती है। पश्चिम बंगाल को अगर यहाँ पर निकाल दें, पश्चिम बंगाल में उसने कुछ ठीक ठाक सीटें निकाली थी, हालांकि 2024 में उसको बहुत नुकसान हुआ था, टीएमसी ने उसकी जीती हुई सीटें भी छीन ली थी दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा में भी इस बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट उड़ीसा की वजह से ही बीजेपी सरकार बना पाई, लेकिन क्योंकि दोस्तों यूपी में तो जो हाल हुआ था बीजेपी का आप जानते ही हैं। तो पॉइंट ये है, योगेंद्र यादव कहना चाहते हैं कि फिर बीजेपी यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, असम, इन राज्यों में अपने सांसद जिताकर आराम से सरकार बना सकती, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये नुकसान किसका है? योगेंद्र यादव दावा करते हैं कि नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों का है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू बकायदा 24 घंटे पहले राज्य की अलग अलग पार्टियों को चिट्ठी लिखते हुए अपनी फोटो शेयर करते हैं, ये कहते हुए कि महिला आरक्षण बिल पर हमारा सपोर्ट कीजिए, लेकिन यहाँ कहीं भी डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। यानी नायडू महिला आरक्षण पर तो सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन उनके खुद के सांसद और वो खुद डिलिमिटेशन पर, आंध्र प्रदेश की सीटों के अनुपात पर क्या ऐसा ही भरोसा जाहिर करेंगे? दोस्तों इसको लेकर बहुत वरिष्ठ पत्रकार है पुरुषोत्तम अग्रवाल, आप इनको बहुत सारे चैनल्स में देखते होंगे, बहुत शानदार आर्टिकल्स लिखते हैं। कभी आपके सामने इनका आर्टिकल आए तो जरूर पढ़िएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? लोकसभा की सीटों का फिर से परिसीमन करने की हड़बड़ी की वजह साफ है, सत्ता में बने रहने की हवस। दक्षिण के राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिलेगी, हिंदी भाषी राज्यों पर भाजपा को भरोसा है। हड़बड़ी इतनी कि कोई व्यापक विमर्श किए बिना, नई जनगणना के नतीजों का इंतजार किए बिना 2 दिन के विशेष सत्र में मनमानी कर लेनी है। देश में किसी न किसी मुद्दे पर तनाव बना रहे, विभिन्न खाइयां गहराती जाएं। ये कैसी देशभक्ति है? जानबूझकर ऐसी हरकत करना जिससे दक्षिण भारत में तीखी प्रतिक्रिया हो, उत्तर विरोधी भावनाएं भड़के। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? दोस्तों ये बहुत चिंताजनक है हमारे देश के लिए। हमारे देश में एक इंक्लूसिव माहौल है। पूर्व में एक लंबा दौर रहा जब दक्षिण के राज्यों में एक लंबे आंदोलन चले और उन आंदोलनों में बहुत नुकसान हुआ दक्षिण के राज्यों का। लेकिन अब आप देखिए, आप वक्त के साथ चीजें बदली हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप यूपी में पले बड़े हैं लेकिन आप बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप बेंगलुरु में पले बड़े हैं लेकिन आप हरियाणा में काम कर रहे हैं। एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन होगा क्या? जो आशंका है जो दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी और जो पत्रकार लोग हैं उनकी, ये आशंका, इससे जो भावना एक तरह से उस पर मट्टी पड़ गई थी, ये दक्षिण वर्सेस उत्तर भारत की, उसको आप बेमतलब हवा क्यों दे रहे? क्यों आप चाहते हैं कि हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पर कोई ज्वलंत मुद्दा चलता रहे? क्यों? और दोस्तों ये उस सरकार के रहते हो रहा है जो खुद को घोर राष्ट्रवादी कहती है। दोस्तों मैं तो हूँ फेमिनिस्ट, हर लिहाज से मैं चाहूंगी कि संसद में ज्यादा तादाद में महिलाएं जीत कर आए। लेकिन अगर ऐसा करना है मोदी जी को, तो मोदी जी के पास एक आइडिया है,
543 सीटें हैं ना, तो इन 543 सीटों में 33% आरक्षण दे दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? अभी जो मौजूदा हालात है उसी में महिलाओं को अधिकार दीजिए ना। आपको सीटें बढ़ानी क्यों है? फिर ये किस तरह का महिलावाद है, मुझे बताइए। सीटें बढ़ाकर आप जो पुरुष सीटें हैं जिनमें, क्योंकि अब महिलाओं को आरक्षण मिल गया, तो जो पार्टियां हैं वो कहेंगी कि भाई महिलाओं को इतनी सीटों पर तो हम उतार ही रहे हैं, तो जो एक टोकन होता था कि चलो इस सीट पे महिला को उतार दिया, महिला सीएम बना दिया, वो भी शायद कम हो जाए। भाई बराबरी का अधिकार तो आज ही मिल जाए ना, इन्हीं हालात में मिल जाए। 543 सीटों में महिलाओं को आरक्षण मिल जाए। 2026 में जनगणना होनी ही है, 26-27 जब भी होनी है, वो जनगणना के आंकड़े आ जाएं, ताजा आंकड़े आ जाएं। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो आंकड़े आ जाए, उसके बाद वो अगले कई सालों तक लागू रहे। हम इतना बड़ा प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी किस आंकड़े पर? 2011 के आंकड़े पर। हम 2026 में हैं। सोचिए 14 साल पहले का आंकड़ा लेकर हम चल रहे हैं। 14 साल पहले पूरा जनसंख्या यूपी की कितनी होगी, आज तमिलनाडु की कितनी होगी, उस हिसाब से हम क्यों चले? जब हमको इतना क्रांतिकारी कदम उठाना है तो लेटेस्ट आंकड़ा ले आते हैं ना। तो पॉइंट ये कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रही सरकार? दोनों चीजें हैं। अगर पुख्ता तौर पर महिलाओं को आरक्षण देना है तो अभी के अभी देते 543 सीटों में, वो भी नहीं कर रही सरकार। और पुख्ता करना है कि आने वाले टाइम पर कई सालों तक डिलिमिटेशन को लेकर कोई दिक्कत ना हो, तो ताजा आंकड़े आ जाएंगे 2026 की जनगणना में, वो भी नहीं कर पा रही सरकार। जैसे दोस्तों पी चिदम्बरम ने भी यही चिंता जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश की जो स्ट्रेंथ है वो 80 से 120 हो जाएगी डिलिमिटेशन के बाद, हो सकता है कि 140 भी हो जाए उसके बाद। और जो साउथ के राज्य है जिनकी रिप्रेजेंटेशन, जिनका प्रतिनिधित्व संसद में 24.3% है, ऑलमोस्ट 24% के आसपास, वो कम होके 20% हो जाएगा, क्योंकि अनुपात कम है जनसंख्या का। सोचिए दोस्तों, ये तो राजनेताओं की बात है। जब आम लोगों तक ये बात जाएगी कि यूपी में सीटें इतनी बढ़ गई, बिहार में इतनी बढ़ गई, और देखिए तमिलनाडु में इतनी बढ़ रही हैं, तो आप अपने देश के लोगों के बीच में मतलब क्या मैसेजिंग दे रहे हैं? दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये भी बताइएगा कि यूपी, बिहार और उत्तर भारत में, जिसको काऊ बेल्ट बोला जाता है, हिंदी पट्टी, वहां अगर इतनी सीटें बढ़ गई तो फिर विपक्ष के लिए राजनीति करना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यकीन मानिए अगर ये पास हो गया बिल, जो कि हालांकि मुश्किल है, बिना विपक्ष के सहयोग के सरकार के लिए बहुत मुश्किल है पास होना, तो फिर पूरा का पूरा देश का ना पॉलिटिकल मैप ही बदल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।